हेलो क्लास 8, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हमारा ये क्यूबिसिक चैप्टर का सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मल्टीपल कंडीशंस के बारे में। इससे पहले आप कुछ कंडीशंस के बारे में और पढ़ चुके हैं, जैसे कि एल्स इफ कमांड, इफ़ कमांड, ये सारे कुछ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा मल्टीपल कंडीशंस। अब आपको मल्टीपल कंडीशंस आने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ ऑपरेटर्स का यूज करेंगे जिसका नाम होगा और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि और का मतलब क्या होता है। और का मतलब होता है या तो ये, नहीं तो कोई दूसरा। और में दोनों कंडीशन ट्रू होना मैंडेटरी नहीं होता है। आप लोग ये हम आई थिंक नंबर सिस्टम में आप लोग ये पढ़े होंगे। और में या तो पहला कंडीशन, यहाँ पे द आउटपुट इज़ ट्रू इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर मैं मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कंडीशन है, तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन अगर हमारा सही हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो हमारा आउटपुट ट्रू होता है, ठीक है। और इस जो हमारा और ऑपरेटर होता है, और जो ऑपरेटर और हम एक तरह का ऑपरेटर होता है हम लोगों को, मैं आपको बता दूं, मैं इसके बारे में नहीं बता पाया था। और एंड नॉट, ये सब हमारे क्यूबीसी के ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि आप लोग पिछले क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे। हाँ, इसको फिर से एक बार रिकैप कर लीजिएगा। जो आपके क्लास 7 में होगा उसको एक बार फिर से रिकैप करेंगे आप लोग क्लास 7 के बुक को देखते हुए। तो हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करके पहले सीखेंगे, जहाँ पे कंडीशन अगर मल्टीपल हो, जहाँ पे 2 या 3 कंडीशंस हो, अगर उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होता है तो उसका आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर तीनों कंडीशन है, 3 में से 2 सही होगा तो क्या होगा? तो जो पहला कंडीशन ट्रू होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हो सकता है पहला कंडीशन हमारा फॉल्स है, दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू है और तीसरा भी ट्रू है। तो हमारा प्रोग्राम चलेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ये फॉल्स होगा, उसके बाद सीधे आगे आएगा बगल वाले कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इस कंडीशन को, तीसरे कंडीशन को चेक भी करने नहीं जाएगा, वो इसी कंडीशन को लेके रन कर जाएगा आगे की तरफ, ठीक है बाबू, समझ गए। जहाँ पे उसको ट्रू मिल जाएगा वहाँ से वो आगे की ओर रन करना शुरू कर जाएगा। जहाँ अगर फॉल्स मिलता है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, तब वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। लेकिन पहला भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, लेकिन तीसरा सही है, तीसरे के ऊपर काम करेगा। हो सकता है पहला ही सही हो और दूसरा तीसरा गलत हो, या उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पहला कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो दूसरा और तीसरा कंडीशन चेक करने कभी नहीं जाएगा हमारा ऑपरेटर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, आपके यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू है 2, पहले हम लोग डिफाइन कर दिए एक्स का वैल्यू 2। अब आता है इफ़ अगर x इक्वल टू 5, अगर x का वैल्यू 5 होगा, या और में यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने की चीज़ है, और x इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 5 होगा, x का वैल्यू 5 है क्या? नहीं है, यहाँ तो कंडीशन में मेरा गलत हो गया। तो क्या होगा, क्या मेरा प्रोग्राम रन करना बंद कर देगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगला कंडीशन चेक करेगा, इसके पास और ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। और ऑपरेटर में जाएगा, चेक करेगा x इक्वल टू 2, बिल्कुल x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो हमारा प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट s। लेकिन अगर यहाँ पे ही मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ x इक्वल टू 6, फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया x इक्वल टू 6, फिर से मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू 6 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करेगा हमारा प्रोग्राम? पहले x इक्वल टू 5 चेक करेगा, फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, उसके बाद दूसरा चेक करेगा x इक्वल टू 6, फॉल्स हो जाएगा, तब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ट्रू होगा तभी तो प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एल्स दिए नहीं है। अब नीचे वाले प्रोग्राम में हम लोग आते हैं, एल्स वाले में इसको समझते हैं, ठीक है। सेम वही एग्जाम्पल होगा, मैंने यहाँ पे 6 रखा था, यहाँ पे इन लोगों ने 7 रखा हुआ है। अब क्या करेगा? अगर कंडीशन ट्रू होगा प्रिंट यस करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो प्रिंट नो करेगा। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू अगर 2 रख देते हैं तो क्या हमारा ये वाला पोर्शन प्रिंट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर 2 हो जाता है तो यहाँ पे तो x का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। फिर x का वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ कंडीशन चेक करेगा तो x का वैल्यू यहाँ भी 2 मिलेगा, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर जाएगा और ये दोनों लाइन एल्स वाला पार्ट रन नहीं करेगा। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो एल्स का पार्ट कभी रन नहीं करता है, ठीक है। अगर इफ़ का कंडीशन ट्रू हो जाता है तो एल्स में लिखा हुआ पार्ट कभी रन नहीं करेगा, आपको एकदम हमेशा कंफर्म रहना है। लेकिन अगर इफ़ में पार्ट फॉल्स हो जाता है, अगर जैसे कि मैंने बताया ना, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है ना आपका, ये दोनों कंडीशन अगर 2 हटा दिया जाए, अगर
तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा, ये कंडीशन तो हमारा फॉल्स है, तो क्या ये लाइन रन कर रहा है? नहीं कर रहा है। दोनों कंडीशन को चेक करा, चेक करता है यहीं पे इसको फॉल्स मिला, यहीं से ही नीचे की तरफ रिटर्न कर गया और ये पार्ट रन कर गया। ठीक है, ये लाइन को चेक भी नहीं करने गया कभी। ठीक है बाबू। अब अगला हमारा एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर थोड़ा सा और से अलग है। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या कहता क्या है कि एंड का मतलब क्या होता है? दोनों, और दोनों ऑपरेटर ट्रू होना चाहिए। जैसे कि और में क्या था, ये दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, लेकिन एंड में दोनों ट्रू होगा तभी रन करेगा। समझ रहे हैं ना? एंड में जो दो ऑपरेटर, हम लोग दो फंक्शंस दिए हुए हैं, दो कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला कंडीशन यहाँ पे है एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 और दूसरा एक्स इज़ लेस देन 10। दो कंडीशंस हम लोग दिए हुए हैं। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी ये प्रिंट होगा। दोनों में से कोई एक नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और में क्या था, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। यहाँ दोनों, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। दोनों ट्रू होगा तभी ये पार्ट रन करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मान लेते हैं कि ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया और दूसरा हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा ये लाइन कभी रन नहीं करेगा, हमारा पार्ट एल्स की तरफ चलाएगा। मैं दोनों को समझाता हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू 7 दिया गया है। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 होगा, यस, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। उसके बाद एंड, और, यहाँ पे और भी है। एंड का मतलब और, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना और, ये और नहीं समझ लेना है जो हम लोग ऊपर समझाए हैं। एंड का मतलब दोनों, प्लस हम लोग कैसे करते हैं 1 + 2, तो इसमें वही समझ लीजिए, ये कंडीशन प्लस ये कंडीशन दोनों ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एंड x इज़ लेस देन 10, क्या x हमारा लेस देन 10 होगा? 7 इज़ लेस देन 10, यस, हमारा कंडीशन ट्रू है। हमारा कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट हमारा ट्रू है। ठीक है, अब लेकिन इसी कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके देखते हैं। वैल्यू सेम रहेगा, अब थोड़ा सा चेंज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल में इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 7, क्या x का वैल्यू हमारा 7 से ग्रेटर है? नहीं, बिल्कुल ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट है। तो ये क्या है, हमारा कंडीशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? आप लोग ज़रा सोचें। बिल्कुल बाबू, ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि बराबर का तो यहाँ x इज़ ग्रेटर देन, इक्वल टू तो मैंने यूज किया ही नहीं है, तो कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर, क्योंकि अगर 7 ग्रेटर देन 7 कभी पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7 हो सकता है, तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स हमारा कंडीशन यहीं पे हो गया। अब इसको हम कभी चेक करने जाएंगे नहीं, हमारा कंपाइलर कभी इसको चेक करने जाएगा ही नहीं। हमारा प्रोग्राम सीधा यहीं से बाहर निकलेगा और प्रिंट फॉल्स कर देगा। इधर वाले कंडीशन को कभी चेक भी करने नहीं जाएगा, क्योंकि पहला कंडीशन ही हमारा फॉल्स है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि सेकंड कंडीशन हम चेक करने जाएंगे। ठीक है बाबू। अब एक चीज़ और हम लोग देखते हैं। अब मल्टीपल कमांड्स जो हमारा टॉपिक है, अब उसके ऊपर हम लोग आते हैं। ठीक, मल्टीपल कमांड्स हमारा कहता है कि एक साथ दो कमांड्स को, दो कंडीशंस को हम लोग रन कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एंड और दोनों ऑपरेटर्स हम लोग पढ़े हैं। अब दोनों ऑपरेटर्स को, इसको हम लोग यूज करते हैं। दोनों ऑपरेटर्स को यूज करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। आप लोग ध्यान से समझेंगे, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तुरंत क्वेश्चन पूछना है बाबू, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका प्रोग्रामिंग का लॉजिक यहीं से जनरेट होता है। आप आगे के जो भी क्लासेस, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने जाते हैं, जैसे कि आप लोग भविष्य में इंजीनियरिंग वगैरह करने जाएंगे, तो कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ना मैंडेटरी हो जाएगा। आपका एक पेपर ही होगा किसी न किसी प्रोग्रामिंग का। आप चाहे किसी भी फील्ड से इंजीनियरिंग करें, या आप मैकेनिकल करें, सिविल करें, या किसी भी चीज़ से करें, आपका एक पेपर तो प्रोग्रामिंग का होगा ही होगा। तो उसमें ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 है, और y इक्वल टू 20, y का वैल्यू 20 है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा इफ़ कंडीशन आता है, और इफ़ कंडीशन के अंदर में हम लोग, आप ध्यान से देखिएगा कि दो ब्रैकेट का हम लोग यूज कर रहे हैं इस कंडीशंस के बीच में। तो हम लोग एक ही लाइन में दोनों एंड और दोनों कमांड को, दोनों ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब एंड और में क्या अंतर है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और के लिए कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है बाबू। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, तो क्या x इज़ ग्रेटर देन 5? x हमारा ग्रेटर देन 5 है क्या? तो x का वैल्यू हमारा 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 5। क्या 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 5? बिल्कुल फॉल्स, 1 तो लेस देन है। और तो ये हमारा और वाला, सॉरी एंड वाला जो भी है हमारा, एंड वाला हमारा कभी
रन ही नहीं करेगा, क्योंकि पहला ही कंडीशन हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब हमारा कंपाइलर उठ के आएगा और के पास, और वाले चेक करेंगे y इज इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू क्या है, तो 20, एक सेकेंड बाबू, हमारा y क्या है, 20 इज इक्वल टू 20, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ 20 इक्वल टू 20 होता है, तो प्रिंट क्या करेगा, करेक्ट। और यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 5, 1 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स। यहाँ कंडीशन हमारा यहीं पे फॉल्स कर गया, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 5 होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे रहता 6 इज ग्रेटर देन 5 तो हमारा ये कंडीशन चलता। आप समझ गए होंगे। हमारा अगला टॉपिक जो है स्ट्रिंग इन इफ देन, ठीक है। ये हमारा एक कंडीशन होगा, एक फार्मूला होगा, स्ट्रिंग इन इफ देन। अब स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे इफ़ देन में, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, मैंने इस सब चीज़ के बारे में आपको क्लास 7 में ही बताया था, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सारा कुछ मैं क्लास 7 में लिखवा भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, ठीक है। मैं इस क्लास में फिर से नहीं बताने वाला हूँ बाबू, ठीक है। सो फार इन दिस चैप्टर वी यूज़ नंबर्स ओनली, बट यू कैन ऑल्सो यूज स्ट्रिंग विद द इफ़ देन कमांड्स। आप लोग इफ़ देन कमांड्स में स्ट्रिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, काफ़ी समय हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4, ये सब हमारे किस टाइप के डेटा है, ये सब हमारे इंटीजर टाइप के डेटा है, ठीक है। ये सब हमारे इंटीजर टाइप के डेटा है। लेकिन अगर हमारे पास मान लेते हैं ए, और मान लेते हैं ये हमारा डेटा है, ए हो गया, एक सेकेंड, मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, या ए हो गया, कोई भी अल्फ़ाबेट में ए आई जी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कोई भी हमारा डेटा है जिसको हम लोग जिस क्या बोले हम स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप में हो सकता है ये डेटा ए हो गया, आई हो गया, जी हो गया, डी हो गया, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स हमारे हैं 26, वो सब हमारे स्ट्रिंग टाइप के आते हैं। अब बात आती है कि ये स्ट्रिंग सिंगुलर स्ट्रिंग ए जो हमारा सिंगल ए है, क्या यही स्ट्रिंग होगा। और मान लेते हैं कि हम कोई एक पूरा नाम लिखा, मान लेते हैं ये नंबर्स हैं, तो क्या ये हमारा स्ट्रिंग नहीं होगा क्या, बिल्कुल हमारा टोटल नंबर, टोटल जो लेटर होगा वो भी स्ट्रिंग ही माना जाता है, ठीक है बाबू। तो आइए अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। अभी हमारा ऑपरेशन था किसके ऊपर, इंटीजर के ऊपर। अभी हम लोग काम कर रहे थे इंटीजर डेटा के ऊपर में, और इंटीजर डेटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिम कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं, या तो हम लोग डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीजर के बारे में, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग के बारे में, इंटीजर के बारे में होते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज़ करते हैं, डॉलर साइन यूज़ करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, हमेशा स्ट्रिंग के लिए हम लोग डॉलर साइन यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग में मैंने एक यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो लिखा है, एक्स का वैल्यू हेलो लिखा हुआ है। और आपको ये चीज़ पहले से पता है कि कोई भी स्ट्रिंग डेटा हम लोग लिखते हैं तो हमारा डेटा हमेशा डबल कोट्स में ही लिखा जाता है। इंटीजर डेटा को हम लोग डबल कोट से बाहर लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग दो वेरिएबल को कंपेयर करने वाले हैं। दो हमारा वेरिएबल होगा, उसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे, क्या वो सेम है या फिर अलग अलग है, ठीक है। तो क्या कहता है, एक्स जो हमारा किस टाइप का स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर में कीवर्ड क्या लिखा हुआ है, हेलो। एक्स के अंदर में एक्स का वैल्यू क्या है, अभी हेलो है, ठीक है। अब कंडीशन हम लोग चेक करते हैं इफ़ के थ्रू, इफ़ एक्स। अब यहाँ पे बाबू हम लोग एक चीज़ और आप क्लियर कर दें, अगर हम यहाँ बार बार डॉलर साइन यूज़ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम के ऊपर में यहाँ यहीं से ऊपर में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एक बार मैं यहाँ पे टाइप ही कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पे प्रोग्राम के ऊपर में हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे, डिम एक्स एज स्ट्रिंग, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे, तो हमको बार बार डॉलर साइन का यूज़ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो अभी यूज किया गया है, इसलिए हम लोग इसका लेके चलते हैं। हम लोग जब प्रोग्रामिंग आगे करेंगे उसमें हम लोग डिम एक्स एज स्ट्रिंग लिख देंगे, बार बार हमें डॉलर साइन का यूज़ करना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू हेलो और एक्स इक्वल टू वर्ल्ड।
अब यहाँ पे चेक क्या करना है कि x का वैल्यू हेलो है या फिर x का वैल्यू वर्ल्ड है, तो दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, क्योंकि और ऑपरेटर का यूज़ हम लोग किए हैं, हमारा ऑपरेटर कौन सा है, और है। लेकिन अगर एंड अगर यहाँ पे रहता तो क्या होता, दोनों में से ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू होगा तभी ये हमारा प्रिंट करेगा, अगर नहीं ट्रू है तो प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे और का यूज किए हैं, तो हम दोनों में से कोई एक ट्रू खोजेंगे। ट्रू क्या है हमारा, x का वैल्यू हेलो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, x इक्वल टू हेलो, बिल्कुल कंडीशन हमारा यहीं पे ट्रू हो जाता है, और सीधा हमारा कंपाइलर आता है देन पे, बीच वाले चीज़ को स्केप कर जाएगा, बीच वाले चीज़ को कभी हमारा कंपाइलर चेक करने नहीं जाएगा, ठीक है, और आपको प्रिंट कर देगा हेलो। फिर अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल हमारा वो भी कंपेरिजन से रिलेटेड ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ कहता है कि ये साइन आपको पता होगा, मैंने बताया था नॉट इक्वल टू का साइन होता है, पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, ये साइन हमारा नॉट इक्वल टू का होता है, ठीक है। एक्स इक्वल टू हेलो, एक्स, फिर यहाँ पे डॉलर साइन है क्योंकि एक्स हमारा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होल्ड कर रहा है। स्ट्रिंग क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो स्ट्रिंग टाइप होते हैं, और हमेशा स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू डबल कोट्स के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो आपको पहचानने के लिए मैं ये भी बता दूँ कि डबल कोट्स के अंदर में जो भी वैल्यू लिखे जाते हैं वो स्ट्रिंग बोले जाते हैं। अब प्रिंट के अंदर में जो लिखा जाता है वो अलग चीज़ है। प्रिंट के अंदर में डबल कोट्स हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो हम लोग मैसेज के तौर पे देना चाहते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हेलो, y का वैल्यू वर्ल्ड, x का वैल्यू हेलो और y का वैल्यू वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ x नॉट इक्वल टू y, अगर x y के बराबर नहीं होगा तो प्रिंट x, और बीच में यहाँ डबल कोट्स के बीच में आप देखे होंगे स्पेस छोड़ा गया और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया गया है, यहाँ भी सेमी कॉलन लगाया गया है। बाबू सेमी कॉलन का काम होता है लाइन टर्मिनेट करना, यानी कि इस प्रिंट के अंदर में जो भी हम लोग लिखते हैं, जैसे प्रिंट के अंदर में हम लोग x का वैल्यू क्या है, हेलो है, ठीक है। तो x का वैल्यू तो हेलो लेगा और उसको वहीं पे छोड़ेगा, उसके बाद में आपको ये जो स्पेस है ये बीच में स्पेस देने का काम करता है, और फिर y का जो वैल्यू होगा हमारा वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड आया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा x का वैल्यू हेलो और उसके बाद y का वैल्यू वर्ल्ड, दोनों वहाँ पे आके प्रिंट हो गया, ठीक है, समझ गए। और ये जो हमारा ब्लैंक स्पेस आप देख रहे होंगे डबल कोट्स में, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है उसके लिए, प्रोग्रामिंग में हमें ब्लैंक स्पेस के लिए भी कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस देना होता है बाबू। प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो हम लोगों को स्पेस भी कंसीडर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, हम लोगों को प्रोग्रामिंग में स्पेस को भी कंसीडर करते हुए काम करना होता है। बीच में स्पेस देना है कि नहीं देना है, क्योंकि एक स्पेस जो होता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है हमारा। कोई भी एक स्पेस हम लोग देते हैं क्यूबेसिक में 1 बाइट ऑफ मेमोरी हमारा कंज्यूम करता है, ठीक है बाबू। अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, x इक्वल टू ए, एक्स का वैल्यू a है, y इक्वल टू ए बी, वाई का वैल्यू ए बी है, ठीक है। अब कंडीशन हमारा इफ़ के थ्रू क्या चेक करना है, x इज लेस देन y, क्या x y से लेस देन होगा क्या, छोटा होगा क्या, बिल्कुल x लेस देन होगा। किस मुकाबले, क्योंकि x में एक a लेटर है यानी कि एक लेटर है, और y में a b 2 लेटर है। यहाँ पे आप लेटर के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे ये नहीं करना है कि से a बड़ा है कि b बड़ा है, यहाँ पे a और b में कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो यहाँ लेटर के ऊपर काम होता है, ठीक है बाबू। तो x का वैल्यू a है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू a b है, ठीक है। उसके बाद देन प्रिंट x इक्वल टू देन प्रिंट x, ठीक है। अगर x छोटा होगा y से तो आपको x का वैल्यू प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, a है, यहाँ देखिए आउटपुट में a प्रिंट कर दिया गया है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहीं पे कंडीशन रहता कि x इज ग्रेटर देन y, तो क्या ये कंडीशन चलता, क्या हमारा प्रोग्राम रन कर पाता, बिल्कुल नहीं। हमारा प्रोग्राम कुछ भी आउटपुट नहीं देता, बिल्कुल आउटपुट नहीं देता, ठीक है। अब हमारा आता है गो टू एंड गो सब कमांड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, गो टू एंड गो सब कमांड, ठीक है। द गो टू एंड गो सब कमांड इनेबल यू टू जम्प टू सर्टेन पोजीशन इन योर प्रोग्राम, ठीक है। अगर जो गो टू या गो सब कमांड्स जो हमारा है वो किसी सर्टेन जगह पे जाने के लिए उसका यूज किया जाता है। जब आपके पास बड़ा सा कोड लिखा होगा तो वो गो टू जैसे ही हम लोग लाएँ, गो टू का मतलब क्या होता है, हम लोग कैसे बोलते हैं, गो टू इन योर क्लासरूम या गो इन योर क्लासरूम, ठीक है। तो गो टू का किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए यूज किया जाता है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं x, यहीं पे अगर हम गो टू कमांड लगा दें, यहाँ पे अगर हम गो टू कमांड लगा दें
तो हमारा कंपाइलर ये वाले लाइन को अभी रन नहीं करेगा, अभी कंसीडर नहीं करेगा, सीधे गो टू जहाँ का लोकेशन दे देंगे और लोकेशन हम लोग नीचे का दे देंगे तो नीचे आ जाएगा। गो टू का यूज हम लोग किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या गया है, लेबल आर यूज टू स्पेसिफाई द पोजिशन वेयर द कर्सर शुड जंप एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, ठीक है। गो टू एंड गो सब में हम लोग लेबल्स यानी कि गो सब के बगल में जो चीज़ हम लोग लिखेंगे वो चीज़ किसी के लिए यूज़ किया जाएगा, उसके लिए हम लोग उसमें हम लोग लिखेंगे कि आपको किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि गो टू कमांड का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी आप लोग हमेशा अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। जो भी सिंटेक्स है आपका, ये पूरा आपका सिंटेक्स है, इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गो टू का सिंटेक्स क्या है मैं इसको समझा दूँ। गो टू और लेबल, गो टू में लेबल आता है। लेबल का मतलब क्या होता है, किस जगह पे, किस पर्टिकुलर जगह पे आपको जाना है। लेबल में वही चीज़ लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है बाबू, ठीक है। अब यहाँ गो टू के लेबल में लिखेंगे, उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट विल बी स्किप। इसमें जो भी स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग लिखेंगे लेवल 1 से पहले जो कुछ भी लिखेंगे वो स्किप कर जाएगा और सीधे इस वाले चीज़ को जो गो टू में लेवल में लिखा होगा वो चीज़ रन कर जाएगा, लेकिन इसके बीच का लिखा हुआ चीज़ रन नहीं करेगा। फिर स्टेटमेंट 2 है, ये भी रन नहीं करेगा। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल के थ्रू, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो लेबल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो लेबल लगाएंगे, नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे क्या कहता है कि प्रिंट 1, प्रिंट में लिखा हुआ है 1, ठीक है। उसके बाद कहता है गो टू लेवल, गो टू लेवल हम लोग यहाँ पे लगा दिए हैं। और यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट 2, और लेबल को यहाँ पे बंद कर दिया गया। लेबल बंद करने के लिए हम लोग कॉलन साइन का यूज करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी लेबल अगर हमें बंद करना हो हम लोग कॉलन साइन का यूज करेंगे, ठीक है बाबू। और उसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं, प्रिंट 3। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, ये लेबल के गो टू के अंदर में जो कुछ भी लिखा होगा, इतने दूर के अंदर में जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारा प्रोग्राम कंसीडर नहीं करेगा। हमारा प्रोग्राम इसको छोड़ देगा, हमेशा इस चीज़ को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रिंट करेगा क्या, हमारा प्रिंट 1 करेगा, और इसके अंदर में भी तो हम लोग प्रिंट 2 लिखे हैं, लेकिन ये रन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे गो टू कमांड का यूज किया गया है। और गो टू कमांड सीधे एक स्टेप जहाँ पे गो टू बंद होता है, लेबल जहाँ पे बंद होता है, उसके बाद वाले लाइन पर सीधे आपको ले आएगा। जहाँ गो टू कमांड यूज किया सीधे ये बीच वाले सेक्शन को छोड़ के इसे आगे वाले सेक्शन पे ले आएगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 और 3, 2 को स्किप कर देगा, छोड़ देगा, समझ गए। अगला हम लोग देखते हैं, अगला एक चीज़ और दिखा हुआ है यहाँ पे, लेवल कैन प्लेस ऑन द सेम लाइन। लेवल अगर आप चाहें तो सेम लाइन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेवल प्रिंट 3 अगर आप चाहें, जैसे कि हमारा लेवल यहाँ बंद हो गया, इसके बगल में भी हम लोग लिख सकते हैं। बंद करने के लिए आपको ये साइन लगाना अनिवार्य होगा, जो हमारा कॉलन साइन है वो हमेशा लगेगा। इस साइन को हम लोग कॉलन साइन बोलते हैं बाबू, ठीक है। उसके बाद आता है लाइन नंबर्स कैन बी यूज एज लेबल्स। अगर आप चाहें तो लाइन नंबर का भी यूज कर सकते हैं। अब लाइन नंबर कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे, लाइन नंबर कैसे पता चलेगा कि हमारा लाइन नंबर है या फिर कुछ और है, ठीक है। हम लोग चाहें तो लाइन नंबर कंसीडर कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में। जैसे प्रोग्रामिंग इंटरफेस खुलेगा, जो हम ब्लू स्क्रीन वाला पिछले क्लास में हम लोग दिखाए थे। आज किसी कारण बस वो हमारा क्रैश कर गया, जिसके कारण हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अगली क्लास में मैं उसको लेके आऊँगा फिर, ठीक है। तो हम लोग इसी के थ्रू आज समझते हैं, अगले क्लास में हम लोग उसके थ्रू भी समझेंगे। तो हमारा लाइन नंबर्स कैसे कंसीडर करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। प्रिंट 1 गो टू 10, गो टू में हम लोग 10 डाल दिए, ठीक है। अब 10 क्या, 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब 10 लाइन। अगर हम लाइन के आगे 10 लिख दे तो हम लोग लाइन नंबर कंसीडर करा सकते हैं, ठीक है। अगर लाइन के आगे हम लोग या तो 10 लिख दें, नहीं तो आपका कंपाइलर यहाँ पे लाइन नंबर कंसीडर करते रहता है। आप जैसे ही कर्सर लगाएंगे, जहाँ पे कर्सर आपका जाएगा शो करेगा नीचे लाइन नंबर इतना इतना, जो भी आपका लाइन नंबर होगा वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। कहता है प्रिंट 1 गो टू 10। अब सीधे बीच वाले लाइन में आपको नहीं जाना है, गो टू 10 कहाँ जाना है, गो टू 10 कहाँ पे है, हमारा प्रोग्राम का कंपाइलर खोजेगा 10 कहाँ पे है, 10 इसको यहाँ पे मिलेगा। अब ये लाइन हमारा प्रिंट कर देगा, बीच वाले लाइन को प्रिंट करेगा ही नहीं करेगा। फिर हमारा आउटपुट 1 और 3 आएगा, ठीक। अगला एग्जांपल जो हमारा है 10, 20, 30, 40, ये हमारा लाइन नंबर के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, ठीक है। अब सीक्वेंस में इसलिए है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। हो सकता है 10 के बदले में 11 भी दे सकते थे, 14 भी दे सकते थे, 15, जो आपको अपने इच्छा के ऊपर डाल सकते हैं। आप आपका जो इच्छा होगा वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं,
जैसे कि 10 में हो गया, ठीक। अगला हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रिंट 1 डालें हम लोग, फिर गो टू 40, लाइन नंबर 20 में लिख दिया हम लोग गो टू 40। तो अभी हमारा प्रोग्राम कहाँ जाएगा? क्या हमारा प्रोग्राम 30 पे जाएगा? नहीं जाएगा, सीधे गो टू खोजेगा कि 40 आखिर है कहाँ पे। 40 हमारा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस द लाइन नंबर डोंट इवन हैव टू बी इन सीक्वेंस। लाइन नंबर का ये नहीं कहता है कि लाइन नंबर हमेशा सीक्वेंस में ही हो। लाइन नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो इच्छा होगा वो लाइन नंबर के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइन नंबर यहाँ पे आप ब्रेन बूस्टर में भी एक चीज़ और देख लीजिए, लाइन नंबर लाइक 10, 20 इन सीक्वेंस हेल्प ए लॉट वाइल प्रोग्रामिंग। अगर सीक्वेंस में हम लोग लाइन नंबर रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग में, ताकि आप लोग आसानी से खोज पाएंगे। अगर हम रख दिए 10 रख दिए, 13 रख दिए, 15 रख दिए, 29 रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो हमको परेशानी हो सकता है खोजने में। लेकिन अगर सीक्वेंस में रखेंगे, एक स्टेप बना के रखेंगे, एक एक गैप के साथ रखेंगे, तो हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। दीज लाइन नंबर कैन बी यूज एज लेबल्स। आप इस लाइन नंबर को लेबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। वन कैन इजली ऐड अप टू 9 लाइन्स विथ लाइन नंबर्स। आप चाहे तो 9 लाइन्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं बिटवीन एनी 2 लाइन्स। आप किसी 2 लाइन के बीच में 9 और लाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 लाइन है, ये दोनों के बीच में हम लोग चाहें तो 9 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या कहता है, लाइन नंबर्स डोंट इवन हैव बीन सीक्वेंस। लाइन नंबर जो हमारा है वो सीक्वेंस में नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही रखना है, लेकिन सीक्वेंस में अगर रखते हैं तो प्रोग्रामिंग में हमारा काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है। अब कहता है 7 प्रिंट 1। लाइन नंबर हमारा 7 कहता है प्रिंट 1। फिर लाइन नंबर 2 हमारा कहता है गो टू 60। अब 60 पे जाना है, तो अब 60 सीधा खोजेगा हमारा कंपाइलर 60 कहाँ है, तो 60 हमारा यहाँ पे है। फिर सेम आउटपुट आएगा 1 और 3, जो भी हम लोग यहाँ पे लिखे रहेंगे वो हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है बाबू। यहाँ पे हमारा एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी में लिखा हुआ है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम, नम इक्वल टू 50, यानी कि नम का वैल्यू 50 है। इफ़ नम इक्वल टू 50, अगर नम का वैल्यू 50 होगा, नम का वैल्यू तो 50 है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। देन गो टू लेबल। अब बोल रहा है गो टू लेबल, अब लेबल में जो दिया गया है वहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब लेबल कहाँ पे है, अब इसको खोजने के लिए हमारा कंपाइलर सीधे नीचे आएगा लेवल पे, और लेवल पे जाने के बाद ये यहाँ पे कॉलन साइन के बाद जो भी हमारा यूज़ किया गया है, आप देखेंगे कॉलन साइन यहाँ पे है, ये प्रिंट नम को प्रिंट कर देगा। तो नम का वैल्यू क्या है, नम का वैल्यू 50 है, तो हमारा आउटपुट आएगा 50। उसके बाद आता है हमारा गो सब कमांड। गो सब कमांड हम लोग बाबू अगले क्लास में पढ़ेंगे, या अभी बता देता हूँ मैं, गो सब कमांड अभी बता देता हूँ, दोनों का टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग आगे वाला चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। गो सब कमांड हमारा क्या कहता है, गो सब कमांड इज द सेम एज गो टू। गो सब भी कमांड हमारा सेम गो टू की तरह होता है, एक्सेप्ट व्हेन इट इनकाउंटर्स अ रिटर्न स्टेटमेंट। हमारा गो सब कमांड रिटर्न कमांड पे काउंटर भी करता है, रिटर्न कमांड का भी यूज किया जाता है गो सब कमांड में, ठीक है। द प्रोग्राम रिटर्न्स बैक टू गो सब कमांड। देखिए द प्रोग्राम रिटर्न्स बैक टू गो सब कमांड, रिटर्न्स को जैसे हम लोग यूज करेंगे तो गो सब कमांड पे चला जाएगा। इन अदर वर्ड रिटर्न कंटिन्यूड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस गो सब कमांड। रिटर्न कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रिटर्न हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखता है इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस गो सब स्टेटमेंट, पहले गो सब स्टेटमेंट को रन कराने के बाद। तो हम लोग नॉर्मल वे में अगर बोल सकते हैं, हम प्रोग्राम में अगर किसी लाइन को सबसे पहले रन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं उस जो वो लाइन जो है हमारा सबसे पहले रन करे, तो गो सब कमांड को हम लोग कहीं भी लिख देंगे और वहाँ रिटर्न का यूज करेंगे, सीधा हम लोग प्रोग्राम को वहीं से शुरू कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम एक्चुअल शुरू कहाँ से होता है, प्रोग्राम हमारा रन करना शुरू होता है, हम लोग कहाँ से प्रोग्राम को रन करना शुरू करते हैं, शुरू से रन करते हैं, शुरू से नीचे की ओर रन करते हैं। लेकिन गो सब कमांड को अगर जैसे हम लोग कहीं बीच में लगाएंगे तो गो सब कमांड से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, और फिर रिटर्न अगर लगाएंगे तो ऊपर से फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है बाबू। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, पहले सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं। गो सब में हमारा सिंटेक्स क्या है, गो सब और लेवल। लेवल का मतलब आप लोग पिछले वाले में समझ गए होंगे, गो टू वाले में। अब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी स्किप्ड, ये स्टेटमेंट जो हमारे होंगे वो स्किप नहीं होंगे। गो सब कमांड्स में हमारे स्टेटमेंट स्किप नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या गो टू में स्किप नहीं होते हैं, होते हैं। अभी कहाँ तक नहीं स्किप होते हैं, द कर्सर विल रिटर्न बैक आफ्टर फाइंडिंग रिटर्न।
अब जैसे ही हमारा कर्सर रिटर्न फाइंड कर लेगा, फिर रिटर्न, जैसे रिटर्न इसको जहाँ मिल जाएगा फिर कर्सर उसी जगह पे चला आएगा। ठीक है, तो गो सब कमांड चलाएं। यहाँ स्टेटमेंट में अगर जो चीज़ हम लोग लिखे हुए हैं, अब ये तब तक चलेगा, इसके अंदर हम लोग चाहें तो बहुत सारे कंडीशंस लिख सकते हैं और फिर नीचे आते जाएगा, फिर अगला लेवल आया, लेकिन इसको रिटर्न यहाँ पे मिल गया। अब रिटर्न मिल गया तो फिर हमारा कर्सर चल जाएगा ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा कर्सर चल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं प्रोग्राम रन करना शुरू तो किया यहीं से हमारा प्रोग्राम रन करना, ऊपर में कुछ कोड लिखा हुआ मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल रन करना शुरू किया, ये हमारा रन किया, ये बीच वाले लाइन रन कर गए, फिर रिटर्न जैसे ही इसको मिला फिर हमारा प्रोग्राम ऊपर रिटर्न होकर चला जाएगा। समझ गए? यहाँ पे सेम टू सेम वही बताया गया है एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल में कहता है प्रिंट 1, प्रिंट में 1 करना है तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर जाएगा। अब हमारा कहता है गो सब लेवल प्रिंट 2, अब वो सब के अंदर में लेवल प्रिंट 2 करना है, प्रिंट 2 भी प्रिंट होगा, लेकिन उससे पहले प्रिंट हमारा होगा 3। क्यों? क्योंकि क्या है, लेवल के अंदर में हमारा क्या लिखा गया है, लेवल के अंदर में हमारा प्रिंट 3 लिखा हुआ है। लेवल हमारा यहाँ पे, लेवल प्रोग्राम हमारा यहीं से यहीं तक चलेगा ना। अब पहले प्रिंट 3 करेगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रिटर्न होके आएगा इसमें, तब जाके इसको फिर प्रिंट करेगा। समझ में आ गई बात? मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, कन्फ्यूजिंग चीज़ थोड़ा सा है। पहले हमारा प्रिंट में 1 है, 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद गो सब कमांड जैसे ही लगाएंगे तो गो सब कमांड का क्या, जैसे गो टू कमांड हमारा क्या था, लेवल तक जाता था, लेवल के बाद फिर रिटर्न हो जाता था, नीचे की तरफ चला जाता था। ठीक है, तो ये गो सब कमांड हमारा क्या करता है, इतने पार्ट्स को छोड़ देगा। फिर पहले सबसे पहले ये पार्ट को हमारा छोड़ देगा, एक बार छोड़ देगा। ठीक है, इतने दूर को छोड़ देगा, प्रिंट 1 करेगा, उसके बाद हमारा सीधा कंपाइलर यहाँ पे आएगा और प्रिंट 3 करेगा। ठीक है, लेकिन इसको रिटर्न जैसे ही मिलेगा, इसको रिटर्न लिखा हुआ जैसे ही मिलेगा तो ये अगेन रिटर्न होके चला आएगा गो सब पे। अब गो सब में आने के बाद आप देख रहे होंगे प्रिंट 2 है तो वो प्रिंट करेगा। तो आप देखिए यहाँ सीक्वेंस, पहले 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद 3 को करेगा, उसके बाद 2 को करेगा। 1 कहाँ से, सबसे पहले हमारा ये 1 करेगा, उसके बाद लेवल के नीचे हमारा 3 है, वहाँ पे इसको रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न जैसे ही मिलेगा तभी हमारा कंपाइलर गो सब के पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर रिटर्न नहीं मिलेगा इसको, हमारा गो सब रन नहीं करेगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, द इंड कमांड एग्जिट द प्रोग्राम यूज टू ऐड कमेंट टू द लाइन। अगर हमारा इंड जहाँ पे लिखे हुए हैं, हमारे प्रोग्राम को इंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग प्रोग्राम को बीच से टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग इंड का यूज करते हैं बाबू। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंस द प्रोग्राम रिटर्न्स टू गो सब कमांड आफ्टर प्रिंटिंग 3, जैसे ही आपका कमांड 3 प्रिंट करने का, जो अभी मैंने बताया, नंबर 2 इज ऑल्सो प्रिंटेड दिस टाइम, नंबर 2 जो हमारा है वो भी प्रिंट कहलाएगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि वो उसको रिटर्न मिला इसलिए वो जाके प्रिंट किया। ठीक है, गो सब कमांड इज़ लाइक कॉलिंग अ सब रूटीन। गो सब कमांड जो कि सब रूटीन को कॉल करने जैसा है, जो कि सब रूटीन्स के बारे में बाबू आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, और 7 में क्लास सब रूटीन के बारे में नहीं बताया गया है। क्लास 6 में ही सब रूटीन पढ़ना था, सब रूटीन्स के बारे में आप लोग समझे होंगे। तो सब रूटीन में हम लोग क्या कहते हैं, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं सब रूटीन के अंदर में, उसको जब चाहें तो हम लोग कॉल कर सकते हैं। सेम टू सेम वैसा ही है, उसी तरह से हम लोग रिटर्न कमांड का जैसे ही क्लिक यूज करेंगे वो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन कर जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट द प्रोग्राम कोड अंडर लेवल विथ रिटर्न कमांड। आप लोग रिटर्न कमांड की हेल्प से प्रोग्राम लेवल के अंदर में एक कमांड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, एंड कॉल इट बाय यूजिंग गो सब, और इसको आप कॉल करेंगे किसके हेल्प से, गो सब कमांड के हेल्प से। व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब आपको ज़रूरत हो तो आप गो सब कमांड के हेल्प से उसको कॉल करेंगे और रिटर्न कमांड का भी यूज करेंगे। दिस रिड्यूस योर टाइपिंग टाइम एट प्रोग्राम साइज रिड्यूस। अगर ये इसके अंदर में हम लोग लिख लिए प्रोग्राम, फिर अगर हमको बाद में कहीं इसका ज़रूरत होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बीच में हम लोग फिर रिटर्न लगा देंगे। रिटर्न के अंदर में तो मतलब बार बार तो हमें नहीं लिखना पड़ेगा ना, एक बार रिटर्न दबाएंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, सीधा गो सब के पास चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? मान लिया कि ये प्रोग्राम हम लोग लिखे, यहाँ पे हम लोग गो टू लिख दिए, फिर बीच में मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है, जो भी रन कर रहा है, यहाँ पे हम लोग का गो टू कमांड लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद हम चाहते हैं कि ये वाला गो टू के बीच में जो हमारा लाइन है ये फिर हम रन कराना चाहते हैं, तो यहाँ हम लोग रिटर्न टाइप करेंगे जैसे ही, तो फिर हमारा कंपाइलर उठ के यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाला रन कर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर हमको यहाँ पे फिर से ज़रूरत है हमको इसी लाइन का, फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, फिर कमांड हमारा वही रन करा देगा। समझ में आ गया बात?
यही हमारे गो सब का काम होता है, यानी कि एक तरह का हम लोग सब रूटीन बनाते हैं और उसको बार बार यानी कि मोर देन वन टाइम अगर हमें ज़रूरत हो तो गो सब और रिटर्न कमांड के यूज़ से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बाबू। अब आता है हमारा इटरेशन कमांड। इटरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे बाबू। किसी भी तरह का भी प्रॉब्लम हो, छोटा प्रॉब्लम हो, बड़ा प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम्स आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि अगला चैप्टर भी जो हमारा है वो भी क्यू बेसिक से रिलेटेड ही है, वो और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा क्वेरी करते रहेंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, बता दीजिए। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा बाबू, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।